नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का और मैं हूं आपके साथ सुनील। कैसे हो? आई होप यू आर वेरी वेल। बहुत बढ़िया होंगे और सबसे अच्छी तैयारी अपनी कर रहे होंगे और आने वाले सीईटी हरियाणा के अंदर जो होगा, उसकी तैयारी आपकी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आप जिस भी लाइब्रेरी के अंदर बैठ कर के पढ़ रहे होंगे, तो सुबह से शाम तक आप पढ़ रहे होंगे ना? तो हमारी हरियाणा जीके के अंदर जो सीईटी महाकुंभ की सीरीज है, वो आपको कितनी हेल्प दे रही है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और आज हमारी एक और क्लास है सीईटी महाकुंभ की। बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और आने वाले सीईटी के अंदर बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ, ठीक है? तो आइए स्टूडेंट शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसकी शुरुआत अपन लोग करने वाले हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पर, अनंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ये वाली बात इसने आपसे पूछी है क्वेश्चन के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा के अंदर जितनी भी नदियाँ हैं, जितनी भी नहरें हैं, अब देखो नदियों के ऊपर क्या होते हैं, बैराज बने होते हैं। नदियों के ऊपर क्या होते हैं, डैम बने होते हैं, ठीक है ना? या तो उन डैम से क्या होती है कि कोई और नदी निकलती होती है, या फिर उस डैम से क्या निकलती होती है, नहरें निकलती होती है। क्योंकि जब भी नदियों से नहरों को निकालना है ना, तो आपको डैम बनाना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन डैम को लेकर के बन जाएंगे। इसने पूछा है कि अनंतपुर जो डैम है ना, ये कहाँ पर है हरियाणा के अंदर, ये वाली बात पूछी गई है। कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? तो मैं आपको बताता हूँ, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। अनंतपुर बांध जो है ना, ये अपने आप में क्या है, एक ग्रेविटी बांध है। ये क्या है, ये एक ग्रेविटी बांध है। या तो इसको ग्रेविटी बांध कहा जाएगा, या फिर ऐसे लिखा जाता है हाइड्रोलिक बांध। क्या लिखा आएगा? हाइड्रोलिक बांध भी लिखा आ सकता है कि हरियाणा का एकमात्र हाइड्रोलिक बांध कौन सा है या ग्रेविटी डैम कौन सा है। तो आपने बता देना है, वो हरियाणा का अनंतपुर बांध आता है, ठीक है? यह क्या है, अपने आप में हरियाणा का सबसे प्राचीन बांध आता है। ये क्या है, हरियाणा का सबसे प्राचीन बांध है। ये हरियाणा का सबसे प्राचीन या सबसे पुराना डैम कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे प्राचीन बांध जो है ना, वो ग्रेविटी डैम ही रहता है। कौन सा है? अनंतपुर बांध या अनंतपुर ग्रेविटी डैम ही रहता है, याद रखना यहाँ पर, ठीक है? अब भिवानी के अंदर कोई डैम है क्या, या करनाल में कोई डैम है क्या, या पानीपत में कोई डैम है क्या, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आपने कुछ और बातें याद रखनी है। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि बताइए, ओखला बैराज जो है ना, ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? ओखला बैराज ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? तो ओखला बैराज जो है ना, ये दिल्ली के अंदर बना हुआ है। ये कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर। और दिल्ली में कौन सी नदी के ऊपर है? ये यमुना नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है ना? इसी ओखला बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है? तो इसी ओखला बैराज से गुरुग्राम नहर जो है ना, इसको निकाला गया है। कौन सी नहर को निकाला गया है? गुरुग्राम नहर जो है, इसी ओखला नामक स्थान से या ओखला नामक बैराज से निकलती है। और ये ओखला बैराज कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? यमुना के ऊपर बना हुआ है, याद रखना। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे क्वेश्चन आता है कि हथीनी कुंड बैराज जो है ना, ये भी कौन सी नदी के ऊपर है? हथीनी कुंड बैराज, यानी हम हरियाणा की बात कर रहे हैं स्पेशल यहाँ पर। तो हरियाणा में हथीनी कुंड बैराज कहाँ पर है? तो ये आपको पता है कि ताजेवाला के अंदर बना हुआ है। और ताजेवाला कहाँ पर पड़ता है? यमुना नगर के अंदर पड़ता है ना। ताजेवाला कहाँ पर है? यमुना नगर के अंदर पड़ता है। और ये बांध जो है, ये कौन सी नदी के ऊपर है? ये भी यमुना नदी के ऊपर बना हुआ है। कौन सी रिवर के ऊपर है? ये यमुना नदी के ऊपर बना हुआ है। इसी हथीनी कुंड बैराज से दो नहरें निकलती है। एक तो निकलती है पश्चिमी यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर। और पश्चिमी यमुना नहर जो है ना, ये कहाँ पर सिंचाई करती है? तो ये हरियाणा में सिंचाई करती है। ये कहाँ पर सिंचाई करती है? हरियाणा में सिंचाई करती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और इसी हथीनी कुंड बैराज से एक नहर निकलती है, कौन सी? पूर्वी यमुना नहर। कौन सी निकलती है? पूर्वी यमुना नहर। और ये कहाँ पर सिंचाई करती है? ये यूपी में सिंचाई करती है, आपको पता होना चाहिए। तो हथीनी कुंड बैराज जो है, ये भी हरियाणा के अंदर है, यमुनानगर के अंदर बना हुआ है। और कौन सी नदी के ऊपर है? यमुना नदी के ऊपर बना हुआ है, याद रखना, ठीक है? इसी हथीनी कुंड बैराज के बारे में क्वेश्चन आता है कि बताइए, मछुआरों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? मछुआरों का
स्वर्ग जो है ना, ये कौन से डैम को कहा जाता है? तो हथिनी कुंड डैम को ही बोलते हैं, या हथिनी कुंड बैराज को ही बोल देते हैं। ऐसे आपने याद रखना है। एक और बांध बना हुआ है, कौन सा है? नांगल बांध। ये नांगल डैम जो है ना, इसके बारे में पता है कैसे क्वेश्चन आता है कि बताइए भाखड़ा नहर जो है ना, ये कौन से डैम से निकलती है? तो भाखड़ा नहर ये हरियाणा में प्रवेश करती है, कहां से? टोहाना के अंदर। और टोहाना कहां पर पड़ता है? फतेहाबाद के अंदर। लेकिन ये नांगल बांध कौन सी रिवर के ऊपर है? तो यह सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। कौन सी नदी के ऊपर है? सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है, याद रखना। तो क्वेश्चन पीछे कैसे आया था कि भाखड़ा नहर कहां से निकलती है? तो भाखड़ा नहर नांगल डैम से निकलती है। और नांगल डैम किस नदी के ऊपर है? सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। भाखड़ा नहर हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? टोहाना से। और टोहाना को क्या बोलते हैं? नहरों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ये बात आपने अच्छे से याद कर लेनी है। ऐसे एक और क्वेश्चन आता है कि बताइए मसानी बैराज जो है ना, ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? मसानी बैराज या फिर मसानी बांध जो है, ये किस नदी के ऊपर बना हुआ है? ये बना हुआ है साहिबी नदी के ऊपर। कहां पर है ये साहिबी नदी के ऊपर बना हुआ है। और मसानी बैराज कहां पर बना हुआ है? ये रेवाड़ी के अंदर बना हुआ है, ठीक है ना, रेवाड़ी के अंदर बना है। कौन सी नदी के ऊपर है? साहिबी नदी के ऊपर बना हुआ है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है? दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदी अगर आपसे पूछे ना, तो आपने बता देना है उस नदी का नाम क्या है? साहिबी नदी रहेगा। और साहिबी नदी के ऊपर कौन सा डैम बना हुआ है? मसानी डैम बना हुआ है, मसानी बैराज बना हुआ है। ऐसे एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जैसे हरियाणा में एक रिवर है, कौन सी? जिसका नाम है घग्गर नदी। इस घग्गर नदी के ऊपर एक तो बना हुआ है कौशल्या डैम। कौन सा बना हुआ है? कौशल्या डैम या फिर कौशल्या बांध। ये कौन सी नदी के ऊपर है? घग्गर नदी के ऊपर है। कहां पर बना हुआ है? ये कालका के अंदर बना हुआ है। और कालका कहां पड़ता है? पंचकुला के अंदर। और इसी घग्गर नदी के ऊपर एक बैराज बना हुआ है, कौन सा? उसका नाम है ओटू बैराज। कौन सा है? ओटू बैराज। और ये जो ओटू बैराज है ना, ये कहां पर है? ये सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बना हुआ है। और इसी ओटू बैराज से आगे इस नदी को क्या बोलते हैं? हाकरा रिवर इसको बोलते हैं। तो ये कौशल्या डैम कहां पर है? घग्गर के ऊपर है। ओटू बैराज कहां पर है? घग्गर के ऊपर है। हथिनी कुंड बैराज कहां पर है? तो यमुना नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ओखला बैराज कहां पर है? दिल्ली के अंदर, इस रिवर के ऊपर है। ग्रेविटी डैम जो है ना, हाइड्रोलिक बांध भी बोलते हैं, हरियाणा का सबसे क्या है? प्राचीन बांध है ये। नांगल डैम कहां पर है? यहाँ पर है। मसानी बांध कहां पर है? यहाँ पर है। यानी मैंने आपको एक क्वेश्चन के अंदर हरियाणा में जितने भी डैम है ना, वो सारे के सारे लगभग करवा दिए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल बढ़िया आपको सेशन समझ में आ रहा होगा। जो भी साथी चैनल के ऊपर नया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और एक अच्छा कंटेंट आप लोगों तक पहुंच रहा है, ये मैं आपसे आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आप देख लेते हैं। हरियाणा में कितने चिड़ियाघर है? एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। इसने पूछा है कि हरियाणा में चिड़ियाघर कितने हैं। तो देखो, चिड़ियाघर हो या फिर हरियाणा के अंदर कोई भी नेशनल पार्क की बात हो रही हो, या हरियाणा के अंदर कोई भी प्रजनन केंद्र की बात हो रही हो, या फिर वन्य जीव अभयारण्य की बात हो रही हो, तो आपने एक एक करके सभी चीजों को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। आइए इस क्वेश्चन को अपन डिटेल के अंदर करते हैं। अब इसने पूछा है कि हाउ मेनी जू आर देयर इन हरियाणा, कि हरियाणा में टोटल कितने चिड़ियाघर है, यहां से क्वेश्चन पूछ रखा है। तो सीधा का सीधा जो ऑप्शन रहेगा ना इसका, वो कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। हरियाणा में 3 चिड़ियाघर है। 3 है तो कौन कौन से हैं? एक तो बना हुआ है पीपली के अंदर। पीपली के अंदर, पीपली कहां पर पड़ता है? तो पीपली पड़ता है कुरुक्षेत्र के अंदर। पीपली कहां पर है? ये पड़ता है कुरुक्षेत्र के अंदर, याद रखना। ठीक है, एक कहां पर बना हुआ है? तो एक अपना बना हुआ है, अगर मैं कहूं, रोहतक के अंदर। एक है रोहतक के अंदर। और एक तीसरा कहां पर बना हुआ है? तीसरा बना हुआ है भिवानी के अंदर। ठीक है ना, तीसरा कहां पर है? भिवानी के अंदर है। तो एक तो रोहतक में है, एक भिवानी के अंदर है, और एक पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर आता है। सीधा क्वेश्चन पूछेगा, जो पीपली कुरुक्षेत्र है, इसकी स्थापना कब होती है? तो आपने बता देना है पीपली कुरुक्षेत्र की स्थापना 1987 के अंदर यहाँ पर की गई थी। ठीक है, पीपली में क्या है? एक प्रकार का चिड़ियाघर है, याद रखना।
अगर मैं कहूं कि हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है, हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है, तो वो रोहतक चिड़ियाघर ही रहेगा। सबसे बड़ा चिड़ियाघर आपसे पूछे तो कौन सा आएगा, रोहतक। अगर पूछ ले कि हरियाणा का सबसे छोटा चिड़ियाघर कौन सा है, हरियाणा का सबसे छोटा चिड़ियाघर कौन सा है, सबसे छोटा चिड़ियाघर जो है ना ये हरियाणा के अंदर कौन सा है, अगर ये वाली बात आपसे पूछे तो आपने यहाँ पे इसको नोट कर देना है, ठीक है ना। तो हरियाणा का सबसे छोटा चिड़ियाघर कौन सा है, भिवानी का है। बड़ा कौन सा है, रोहतक चिड़ियाघर आपका रहने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि बिल्कुल बढ़िया से करवाया जा रहा है, चाहे वो चिड़ियाघर हो, प्रजनन केंद्र हो, या फिर कोई प्रकार का वन्य जीव अभ्यारण्य हो, या हरियाणा में नेशनल पार्क हो, इनके लिए एक पूरा का पूरा लेक्चर आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है पक्का, या तो चिड़ियाघर से पूछ लेगा या वन्य जीव अभ्यारण्य से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि सेशन बिल्कुल बढ़िया आपको लग रहा होगा, अच्छे से आपको समझ में यहाँ पर आ रहा होगा। तो किसी प्रकार की लगे डाउट है तो पूछ लेना कमेंट के अंदर, ठीक है। इन चीजों को अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स क्लास को देख रहे हैं एक बार थोड़ा सेशन को शेयर करें, ताकि ज्यादा बच्चे क्लास के अंदर जुड़े और उन बच्चों तक भी ये क्लास वहां पे पहुंच सके, ठीक है। किसी प्रकार की आपको डाउट लग रही है कमेंट में छोड़ देना, आप इसको रिप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये इसका 1982 आएगा ना, 1982 के अंदर है ये पीपली वाला। तो ये कितने एकड़ के अंदर बना हुआ है, तो ये लगभग 44 एकड़ के अंदर बना हुआ है। सबसे बड़ा है ना 44 एकड़ में, ये कितने एकड़ में है, तो ये 7 एकड़ के अंदर बना हुआ है। कौन से वाला, भिवानी की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है ना। 7 एकड़ के अंदर बना हुआ है, याद रखना। तो कितने हो गए अपने, 3 एकड़ 3। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपने बताना है हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपने कमेंट करके मेरे को बताना है। एक आपने बताना है हरियाणा में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है, कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये दोनों की दोनों बातें आपने कमेंट करके बतानी है। और आप देख लेते हैं कि कितने स्टूडेंट्स को ये चीजें आती है। तो हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान है और कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है, आपको अच्छी प्रकार से पता होने चाहिए। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हरियाणा में कितने चिड़ियाघर है, 3 है। तो एक पीपली है, एक रोहतक है, एक भिवानी वाला है, याद रखना। इसकी स्थापना कब होती है, 1982 के अंदर होती है। इसकी स्थापना कब होती है, 1982 में। इसकी स्थापना 86 के अंदर होती है। ये 44 एकड़ में है तो हरियाणा का सबसे बड़ा है, ये 7 एकड़ में है तो हरियाणा का सबसे छोटा चिड़ियाघर आ जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, यानी 3 जो है ना ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप देख लेते हैं। हरियाणा में समृद्धि लाने वाली क्रांति, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्रांति जो है ना, द रिवोल्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग प्रोस्पेरिटी इन हरियाणा इज, बहुत ही डीप में क्वेश्चन दिया गया है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसने पूछा है कि हरियाणा में समृद्धि लाने वाली क्रांति कौन सी है, हरित क्रांति है क्या, श्वेत क्रांति है, या फिर गेहूं क्रांति है, या नीली क्रांति है। आइए फिर जितनी भी क्रांतियां हरियाणा के अंदर है ना, सारी बातें आप अच्छे से कर लेने हैं। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ना, वो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। हरित क्रांति की बात यहाँ पर हो जाती है। आपके सामने जब भी क्वेश्चन आ जाए ना, हरित क्रांति जो है इसके क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए हरित क्रांति सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी। अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले जो है ना ये हरित क्रांति जो है सबसे पहले ये पंजाब राज्य में लागू हुई थी। कौन से राज्य के अंदर हुई थी, सबसे पहले यह पंजाब राज्य में लागू होती है। कौन सी क्रांति है, हरित क्रांति की बात यहाँ पर हो रही है। क्वेश्चन आ सकता है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो हरित क्रांति का जनक विश्व में किसको बोलते हैं, नॉर्मन बोरलॉग को बोलते हैं ना, नॉर्मन बोरलॉग को बोलते हैं। नॉर्मन बोरलॉग ये कौन है, हरित क्रांति के जनक इनको
कहा जाता है। अब देखो क्रांति का नाम ही क्या है, हरित क्रांति है। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हरित क्रांति के अंदर मुख्य कौन कौन सी जो फसल है ना उनको यहाँ पर रखा गया था। या फिर ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा, पता है कितनी क्रांतियों से क्वेश्चन आते हैं, श्वेत क्रांति से क्वेश्चन आता है, पीली क्रांति का क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, रजत क्रांति का क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, गोल क्रांति आपसे पूछ लेगा, भूरी क्रांति आपसे पूछ लेगा, सुनहरी क्रांति आपसे पूछ लेगा, बादामी क्रांति आपसे पूछ लेगा। तो ऐसे करके ना हरियाणा के अंदर हो चाहे पूरे इंडिया की बात हो रही हो, किसी भी क्रांति को लेकर के बिल्कुल बढ़िया से आपने अच्छे से इस कंटेंट को तैयार कर लेना है, ठीक है। हाँ, जितने भी स्टूडेंट्स क्लास को देख रहे हैं एक बार क्लास को शेयर करें ताकि ज़्यादा बच्चे क्लास में जुड़े और एक अच्छा कंटेंट उन तक पहुंच पाए और आने वाले सीटी के अंदर बहुत बेहतरीन चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है ना। तो याद रखना यहाँ पर, हाँ, मुख्य फसल कौन सी रहेगी तो याद कर लेना है, गेहूं है, चावल है इसके अंदर, इसमें ज्वार को रखा गया था और इसमें एक मक्का की फसल को रखा गया था, ठीक है। कहने का मतलब क्या था कि जो खाद्यान्न संकट है ना इसको दूर करने के लिए, जो खाद्यान्न संकट है इस खाद्यान्न संकट को दूर करने के लिए है ना, खाद्यान्न संकट को दूर करने के लिए जो है इस क्रांति को लाया गया था। तो क्रांति का नाम ही क्या है, क्रांति का नाम है हरित क्रांति। एक क्वेश्चन आता है कि जो श्वेत क्रांति है ना इसे क्या बोलते हैं। तो श्वेत क्रांति का जनक एक तो आपसे पूछा जाएगा तो आपने बता देना है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ये क्या है, ये श्वेत क्रांति के जनक कहलाते हैं, ठीक है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है या फिर इसे और क्या बोलते हैं, इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी इसको जानते हैं। ऑपरेशन फ्लड भी के नाम से किसे जानते हैं, इसी क्रांति को जानते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि दुग्ध उत्पादन जो है ना ये इसका संबंध किससे है, तो दुग्ध उत्पादन का संबंध किससे रहेगा, श्वेत क्रांति से ही रहने वाला है, याद रखना यहाँ पर, ठीक है। नीली क्रांति जो है ना इसका संबंध किससे है, तो मत्स्य उत्पादन से है। मत्स्य उत्पादन से जो है ना वो नीली क्रांति का संबंध रहता है, याद रखना यहाँ पर। और नीली क्रांति का मतलब ये था कि जो मछुआरे होते हैं ना, जो मछुआरे होते हैं तो मछुआरों की जो आय होती है, मछुआरों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से इस क्रांति को लाया गया था। क्रांति का नाम क्या है, क्रांति का नाम यहाँ पे रहेगा मत्स्य नीली क्रांति। एक और क्वेश्चन आता है कि जैसे पीली क्रांति है ना, इस पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो पीली क्रांति का संबंध जो रहेगा ना वो है तिलहन उत्पादन से। किससे है, तिलहन उत्पादन से इसका संबंध रहता है, तिलहन उत्पादन से। एक और क्वेश्चन आ सकता है कौन सा, रजत क्रांति का संबंध किससे है। रजत क्रांति जो है ना इसका संबंध किससे है, तो आपने बताना है रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। किससे है, अंडा उत्पादन से कौन सी क्रांति का संबंध है, रजत क्रांति का संबंध है। फिर आपसे पूछ सकता है यहाँ पर कि बताइए यहाँ पर गोल क्रांति का संबंध किससे है। गोल क्रांति का संबंध जो है ना वो किससे रहेगा, तो आलू उत्पादन से है। यहाँ पर किससे है, आलू उत्पादन से जो है ना वो गोल क्रांति का संबंध रहता है। एक और क्वेश्चन आता है कि लाल क्रांति का संबंध किससे है। लाल क्रांति का संबंध किससे है, तो लाल क्रांति का संबंध रहेगा एक तो मांस उत्पादन से व टमाटर उत्पादन से। मांस व टमाटर उत्पादन से कौन सी क्रांति का संबंध है, तो ये आपने बता देना है लाल क्रांति से संबंध इसका रहता है। यानी ऐसे क्वेश्चन चाहे वो गोल क्रांति हो पीली क्रांति हो, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन जाएंगे, याद रखना यहाँ पर, ठीक है। हाँ, तो जितनी भी क्रांति को लेकर के क्वेश्चन बनते हैं, तो चाहे वो श्वेत क्रांति हो, चाहे वो पीली क्रांति हो, नीली क्रांति हो या फिर भूरी क्रांति हो, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन आ गया भूरी क्रांति है, तो भूरी क्रांति का संबंध किससे है, भूरी क्रांति का संबंध, तो भूरी क्रांति का संबंध किससे रहेगा, कॉफी उत्पादन से है। कॉफी उत्पादन से कौन सी क्रांति का संबंध है, तो भूरी क्रांति का संबंध है।
ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन क्रांति को लेकर के बनते हैं ना, सारे के सारे कर लेने हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहेगा। हरित क्रांति जो है ना, ये लाई गई थी, और हरित क्रांति में मुख्य कौन सी फसलों को रखा गया था? तो मुख्य इन फसलों को यहाँ पर रखा गया था, जिसमें गेहूं है, चावल है, ज्वार है, मक्का है। ये हरित क्रांति के अंदर मुख्य फसलें रखी गई थी, यानी इनके उत्पादन के अंदर वृद्धि करना, ताकि जो खाद्यान्न का संकट है ना, इसको दूर किया जा सके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य किसकी उत्पादन वृद्धि करना है? अब 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, और आपसे ये पूछा गया है कि इस मिशन का उद्देश्य क्या था, यानी कौन सी फसलों के उत्पादन से इसका मिशन था। गेहूं और दालें, गेहूं और चावल, दालें और तिलहन, गेहूं और तिलहन। 4 ऑप्शन दे रखा है, और पूछा गया है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो मिशन है, इसकी बात यहाँ पर हो रही है। इसका मेन उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था? इन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन इज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ, किसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की बात हो रही है? तो इसमें आपने बताना है, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है ना, ये बिल्कुल करेक्ट रहेगा। व्हीट एंड पल्सेस, गेहूं और दालें। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की जब भी बात आ जाए ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? गेहूं और दालों की जो प्रोडक्शन है, इसको इंक्रीज करने की बात इसके अंदर की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हरियाणा में किस खरीफ फसल का कृषि क्षेत्र सबसे अधिक है? देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि खरीफ की फसल क्या होती है, रबी की फसल क्या होती है, या फिर क्वेश्चन आता है कि सावनी की फसल किसको बोलते हैं, आषाढ़ी फसल किसको बोलते हैं। तो आइए अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे। इसने पूछा है खरीफ फसल, नाम दे रखा है यहाँ पर खरीफ फसल। देखो, खरीफ फसल होती कौन सी है आपको पता होना चाहिए। खरीफ फसल को और किस नाम से जानते हैं? एक होता है आषाढ़ी फसल, एक होती है सावनी फसल। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि आषाढ़ी फसल किसको बोलते हैं, सावनी फसल किसको बोलते हैं, तो खरीफ की जो फसल होती है ना, इसे हमेशा याद रखना, सावनी फसल के नाम से इसको जानते हैं। खरीफ की फसल को क्या कहा जाता है? जो भी साथी चैनल के ऊपर नया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, तो खरीफ की फसल को सावनी फसल भी कहा जाता है। ठीक है ना, इसको सावनी फसल बोलते हैं। अगर मैं कहूं कि ये कब बोई जाती है, इसको बोने का समय कौन सा है, बोई जाती है, तो बोने का समय जो होता है ना, ये अप्रैल के बाद होता है, यानी अप्रैल और मई के अंदर जो है ना, इसको बोया जाता है। याद रखना, अप्रैल और मई के अंदर बोया जाता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि इसको कब काटा जाता है, यानी इसको फसल को काटने का जो समय होता है ना, काटने का जो समय होता है, वो समय कौन सा होता है? अक्टूबर और नवंबर। अक्टूबर और नवंबर महीने में इसको काटा जाता है, याद रखना। अब एक क्वेश्चन आता है कि खरीफ की फसल होती कौन कौन सी है? तो खरीफ की फसल में जैसे अगर हम बात करें कि कौन कौन सी होगी, कपास, ठीक है, खरीफ की फसल में, और कौन सी होगी? धान हो गई यहाँ पर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जो ज्वार है, ये भी किसके अंदर आएगी? खरीफ की फसल के अंदर आ जाती है। यानी ये चीजें जो है ना, आपको अच्छी प्रकार से नोट यहाँ पर कर लेनी है। कपास होगी, धान होगी, ज्वार होगी, ये चीजें किसके अंदर आती है? खरीफ फसल के अंदर। तो इसने पूछा है कि किस खरीफ फसल का कृषि क्षेत्र सबसे अधिक है, और वो भी किसके अंदर? हरियाणा के अंदर। चावल, गेहूं, बाजरा या फिर मक्का। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चावल जो है ना, ये किसके अंदर आता है? देखो, मैं लिखा भी हुआ यहाँ पर चावल, धान, यानी फिर बाजरा भी लिख सकते हो यहाँ पर, बाजरा भी रहेगा इसके अंदर। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपने नोट कर लेनी है कि यहाँ पर सावनी फसल किसको बोल देते हैं। तो सावनी फसल जो है ना, ये खरीफ फसल को बोलते हैं। और ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा रहेगा? ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब एक क्वेश्चन आता है कि बताइए, जो रबी की फसल होती है ना, वो कौन सी होती है? रबी की जो फसल होती है, तो रबी की फसल को क्या कहा जाता है? रबी की फसल को एक तो आषाढ़ी फसल कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? आषाढ़ी फसल जो है ना, ये किसको बोलते हैं? ये रबी की फसल को ही तो बोलते हैं। रबी की फसल जो है ना, ये कब बोई जाती है? तो ये मैं अगर कहूं कि अक्टूबर और नवंबर के अंदर बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है।
ये सारे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। और काटा कब जाता है, तो मार्च और अप्रैल में इसको काटा जाता है। मार्च और अप्रैल में ये काटी जाती है। कौन सी फसल होती है, तो मार्च और अप्रैल के अंदर रबी की फसल होती है। अब ये कौन कौन सी होती है, जैसे मान लीजिए गेहूं है, तो आपको पता है कि गेहूं भी काटा जाना है अप्रैल के अंदर। गेहूं के साथ मैं कहूं कि सरसों की जो फसल है ना, ये भी कौन सी है, रबी की फसल है। या चना है, ये भी कौन सी है, रबी की फसल है। तो ये सारी की सारी कौन सी होती है, ये रबी की फसल होती है। तो आपने क्या करना है, आषाढ़ी की फसल, आषाढ़ी फसल किसको बोलते हैं, रबी की फसल को बोलते हैं। सावनी फसल किसको बोलते हैं, खरीफ की फसल को कहा जाता है, ठीक है। इनको काटने का समय, इनको बोने का समय, काटते समय टेम्परेचर कितना होना चाहिए या इनको बोते समय टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये आपने पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से अपने आप में कर लेना है, ठीक है। ये सारी चीजें, ठीक है ना। जैसे इसके अंदर गन्ना भी आ जाएगा आपका, गन्ना भी है इसके अंदर। आपकी जो मूंगफली है ये भी किसके अंदर आ जाएगी, इसी के अंदर आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है ना, ये बिल्कुल करेक्ट रहेगा। राइस यानी चावल है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमि की उर्वरता बढ़ाने में, यानी जो फर्टिलिटी है ऑफ द लैंड्स, जमीन की जो उर्वरता है उसको बनाए रखने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए आप उसमें कौन सी फसल को ज्यादा बो, ताकि जमीन की उर्वरता बनी रहे या जमीन में जो फर्टिलिटी है वो बनी रहे। तो ये टमाटर, गेहूं, शलगम और बैंगन, ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। टोमेटो है, व्हीट है, टर्निप है और ब्रिंजल है। तो आपने इसमें से बताना क्या है, आपने बताना है कि वो फसल कौन सी है जो भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ा दे। तो देखो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर अपन इसको डिस्कस करना चाहे ना, तो फिर तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप इस ऑप्शन के ऊपर चले तो सलगम रहेगा। लेकिन एक और क्वेश्चन भी आता है, अगर मान लो आपको नाम दिया हो ना, ढेंचा मूंग दिया होता है कई बार, ये पीछे हरियाणा के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, ढेंचा मूंग लिखा आया था वहां पर, ढेंचा मूंग। ये भी क्या काम करते हैं, ये भी जमीन की जो उर्वरता होती है ना, जमीन की जो उर्वरता बढ़ाने में सहायक होते हैं। ये जमीन की उर्वरता बढ़ाने में सहायक कौन से होते हैं, वो ढेंचा मूंग की जो फसल है ना, ये भी आएगी। अगर मान लो आपको ये ऑप्शन के अंदर नहीं दिया गया हो, ऑप्शन के अंदर ये मिल जाए तो ये कर देना, वरना ऑप्शन इसके हिसाब से हमारा कौन सा रहेगा, शलगम जो है ना, ये अपने आप में क्या है, ये जमीन की उर्वरता को बनाए रखता है, ये जमीन की उर्वरता को इंक्रीज करता है, उसको बढ़ाने का काम करता है। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आप देख लेते हैं। हरियाणा में सबसे अधिक उगाई जाने वाली सब्जी कौन सी है। अब देखो, क्या ऐसे क्वेश्चन आपने कभी पढ़े हैं, पढ़ रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर तो आपका रिवीजन हो रहा है। अगर आप पहली बार इस चीजों को पढ़ रहे हो तो बिल्कुल डिटेल के अंदर पढ़ लेना। हरियाणा में कौन सी फसल, कौन सी सब्जी, ठीक है, कौन से मसाले, ये सारे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो हरियाणा में सबसे अधिक उगाई जाने वाली सब्जी कौन सी है, ये बात पूछा है। पहली बात तो ये है, क्या चारों के चारों ऑप्शन सब्जी है क्या, तो बिल्कुल है। यानी बैंगन भी है, सलगम भी है, पोटैटो भी है यहाँ पर, और ये फूल गोभी भी आती है, ठीक है। अब बात ये है कि सबसे अधिक कौन सी उगाई जाती है। बैंगन तो भाई साहब बहुत कम मिलते हैं, सलगम भी नहीं है, फूल गोभी नहीं आती है। ऑप्शन नंबर जो सी है ना, ये हमारा करेक्ट रहेगा। पोटैटो यानी आलू जो है ना, ये हरियाणा में सर्वाधिक उगाई जाने वाली क्या है, सब्जी है। क्या है, हरियाणा में सर्वाधिक उगाई जाने वाली सब्जी कौन सी है, आपने बताना है, वो आलू ही रहेगा। कौन सी है, आलू है, ठीक है, याद रखो। आगे बढ़े, हरियाणा में सबसे अधिक उत्पादित फसल कौन सी है, ये देखो यहाँ पर, सबसे अधिक अधिक उत्पादित फसल कौन सी है। हरियाणा में सबसे अधिक उत्पादित फसल कौन सी है, यानी विच क्रॉप इज प्रोड्यूस्ड मोस्ट इन हरियाणा। तो शायद मैंने करवाया भी होगा पीछे, ये ऑप्शन भी कौन सा रहेगा हमारा, राइस यानी चावल, इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। गन्ना, मक्का, गेहूं, ये ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बन जाते हैं। उत्पादित फसल कौन सी आएगी, हरियाणा का कौन सा जिला मशरूम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अब ये बात कर रहा है यहाँ पर ऐसे डिस्ट्रिक्ट की जो मशरूम के लिए सबसे प्रसिद्ध है। और ये क्वेश्चन मशरूम वाला है ना, कितनी बार एग्जाम के अंदर आया है,
कोई आइडिया नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा करके देखोगे ना, तो वहां पर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगी। अंबाला सोनीपत है, मुझे पता है कि इसका ऑप्शन आपको बिल्कुल पता ही होगा, ऑप्शन नंबर बी सोनीपत। और सोनीपत के अंदर भी एक स्थान पड़ता है, कौन सा? खूबड़ू। सोनीपत के अंदर भी स्थान है, कौन सा? खूबड़ू, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? जो मशरूम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, याद रखना। यहाँ पर अगर मैं बात करूं यहाँ पर सिरसा की, तो सिरसा जो है वो किसके लिए? सिरसा एक तो आंवला उत्पादन में प्रसिद्ध है, ठीक है ना। सिरसा एक कपास उत्पादन में सबसे अग्रणी है। सिरसा जो है एक गेहूं उत्पादन में सबसे अग्रणी है। गेहूं उत्पादन में सबसे अग्रणी कौन सा जिला है? वो सिरसा आता है। ठीक है, सिरसा के अंदर एक और क्वेश्चन आता है कि बताइए हरियाणा में सबसे अधिक गौशाला कहां पर है? हरियाणा में सबसे अधिक गौशालाएं कहां पर है? तो हरियाणा में सबसे अधिक जो गौशालाएं है ना, वो कहां पर है? सिरसा के अंदर है, याद रखना। कुरुक्षेत्र जो है ना, इसको धर्म नगरी के नाम से भी जानते हैं आप। ठीक है, कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम पूछे तो क्या हुआ करता था? स्थानेश्वर जो है ना, ये कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम हुआ करता था। कुरुक्षेत्र हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट कब बना था? तो 23 जनवरी 1973 को ये हरियाणा का जिला बनता है, याद रखना। और कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? स्थानेश्वर था। सोनीपत जो है ना, इसको गोल्डन सिटी के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या बोलते हैं? गोल्डन सिटी, या फिर बताइए कि स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? तो गोल्डन सिटी या फिर स्वर्ण नगरी, ये सोनीपत को ही तो कहा जाता है। ठीक है, अंबाला को क्या बोलते हैं? एक तो मिक्सी सिटी किसे कहा जाता है? तो अंबाला को कहा जाता है। ठीक है ना, वैज्ञानिक उपकरणों का शहर किसे कहा जाता है? तो अंबाला को कहा जाता है। वैज्ञानिक उपकरणों का शहर किसको बोलते हैं? तो वैज्ञानिक उपकरणों का शहर भी अंबाला को ही कहा जाता है। अंबाला डिस्ट्रिक्ट कब बनता है? तो 1 नवंबर 1966 जिसमें अपना हरियाणा बना था, उसमें अंबाला था। यहाँ पर सोनीपत कब बना था? तो 22 दिसंबर 1972 को बनता है। ठीक है, याद रखना। सिरसा कब बनता है? तो ये बनता है वैसे तो 26 अगस्त। देखो 26 अगस्त डेट है ना, ये आपको एग्जाम के अंदर नहीं मिलेगी देखने को ना। तो आपने सिरसा के बारे में याद रखना है कि सिरसा जो है ना, ये बनता है 1 सितंबर 1975 को बनता है ये। ठीक है, याद रखना। तो ये चीजें आपने अच्छे प्रकार से कर लेनी है। क्वेश्चन आएगा कि मशरूम उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? आपने बताना है सोनीपत। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि आंवला उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है? सिरसा। कपास उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है? सिरसा है। गेहूं उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला कौन सा आता है? सिरसा आता है। ठीक है, ये चीजें आपने कर लेनी है। तो इसमें आगे बढ़े, इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, याद रखना अच्छे से। आइए फिर आगे चलते हैं। हरियाणा में सबसे अधिक सब्जियों का उत्पादक जिला कौन सा है? यानी सबसे ज्यादा जो सब्जियां है ना, ये कौन से जिले के अंदर होती है? कमेंट बॉक्स के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर आपने बताना है कि ज्यादा सब्जियां हरियाणा में कहां पर होती है। देखो ज्यादा सब्जी कौन सी होती है? आलू, ये मैं करवा चुका हूँ, करवाने को मैं ये भी करवा दूंगा। आपने बताना है इसका ऑप्शन क्या है, पानीपत, सोनीपत, रोहतक या फिर करनाल। बाकी कुछ चीजें मैं इसमें करवा देता हूँ। जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि पानीपत को क्या बोलते हैं, तो पानीपत को एक तो बुनकरों का शहर कहा जाता है। आपने कमेंट करके बताना है इसका आंसर। बुनकरों का शहर किसको बोलते हैं? ये आपने अच्छे प्रकार से नोट कर लेना, पानीपत को बोलते हैं। हैंडलूम का शहर भी किसको बोलते हैं? तो ये भी पानीपत को कहा जाता है। हैंडलूम का शहर किसको बोलते हैं? पानीपत को कहा जाता है, याद रखना। सोनीपत करवा करके आया हूं अभी मैं। सोनीपत को क्या बोलते हैं? इसे स्वर्ण नगरी कहा जाता है। सोनीपत को क्या बोलते हैं? स्वर्ण नगरी कहा जाता है। अच्छा, पानीपत हरियाणा का वो डिस्ट्रिक्ट है जो 2 बार बना था। एक बार तो कब बना था? 1 नवंबर 1989 को हरियाणा में जब 4 जिले बने थे तब बना था। फिर इसको वापस रद्द कब किया गया था? तो वो 24 जुलाई 1991 को रद्द कर दिया गया था ना। ठीक है, वापिस फिर कब बनाया गया था? तो 1 जनवरी 1992 को इसे फिर से बनाया गया था। तो यानी 2 डेट है किसकी? पानीपत की। एक वाले तो ये है, दूसरी ये है।
अब दोनों में से ऑप्शन में कौन सा देगा आपको डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर। क्या पता ऑप्शन के अंदर ये दे रखी हो या फिर ये दे रखी हो, दोनों कभी एक साथ नहीं आएगी, या तो ये वाली पूछेगा या फिर ये वाली पूछेगा, याद कर लेना। करनाल है तो ये 1 नवंबर 1966 जिस समय अपना हरियाणा बनता है ना, उसमें ये करनाल डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। रोहतक भी 1 नवंबर 1966 को जिसमें अपना हरियाणा बना, उसमें रोहतक डिस्ट्रिक्ट भी था। ठीक है, वो अलग बातें हैं कि जिसमें हरियाणा बना उसमें 7 डिस्ट्रिक्ट थे, प्रेजेंट टाइम में 22 डिस्ट्रिक्ट है। तो सीधी सी बात है कि उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में से कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट निकले हुए हैं, कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट अलग हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा है, आपने मेरे को कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हरियाणा में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? अभी करवा करके आया हूं मैं पिछले क्वेश्चन के अंदर, बाकी फिर भी मैं करवा जाता हूं। कपास उत्पादन का नाम जब भी ले ले आपके सामने तो आपने बता देना है ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, सिरसा। कपास के अंदर पूछ ले आपसे, और आपसे आंवला के बारे में पूछ ले, ठीक है, या फिर आपसे गेहूं के बारे में पूछ ले, तो ये कौन सा ऑप्शन रहेगा? सिरसा ही रहेगा। सिरसा के अंदर एक क्वेश्चन आता है शिक्षण संस्थान से, ठीक है ना, शिक्षण संस्थान से क्वेश्चन क्या बन जाता है, जैसे सिरसा में आपसे पूछ लेगा कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो CDLU चौधरी देवीलाल क्या है, यूनिवर्सिटी है, जिसकी स्थापना कब होती है, जिसकी स्थापना 2003 के अंदर की गई थी। कब? 2003 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। सिरसा जो है ना, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है, कौन सा, कि एक क्वेश्चन आएगा कि इमरजेंसी में बनने वाला हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। इमरजेंसी के समय बनने वाला हरियाणा का जिला, समय बनने वाला हरियाणा का जिला कौन सा है, आपने बताना है, वो सिरसा डिस्ट्रिक्ट ही रहता है। ठीक है, रेवाड़ी जो है इसको पित्तल नगरी के नाम से भी जानते हैं। रेवाड़ी को क्या बोलते हैं? पित्तल नगरी कहते हैं। रेवाड़ी कब बना था? तो 1 नवंबर 1989 को बनता है, जब हरियाणा में 4 जिले बनते हैं। वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो अपना सिरसा ही रहेगा। अब सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो इसका एरिया भी तो होगा। एरिया कितना है? एरिया है 4277 वर्ग किलोमीटर जो है ना, ये इसका एरिया रहता है। ठीक है, तो ये चीजें अपने नोट करें, किसके बारे में? सिरसा के बारे में। वो कपास का पूछ ले, आंवले का पूछ ले, गेहूं का पूछ ले, ठीक है, सबसे ज्यादा गौशाला के बारे में पूछ ले, कोई भी क्वेश्चन बन जाए ना, तो आपने बताना है इस क्वेश्चन का क्वेश्चन कौन सा रहेगा, सिरसा डिस्ट्रिक्ट ही रहने वाला है। आगे बढ़े। किस जिले को धान का कटोरा भी कहा जाता है? अब देखो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। हरियाणा में 22 डिस्ट्रिक्ट है, 22 में से सबसे ज्यादा धान 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है, और उन चारों के अंदर भी एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसको धान का कटोरा बोलते हैं। तो अंबाला, सिरसा, हिसार और करनाल। तो आइए अपन इनको डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं कहूं कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। एक तो क्वेश्चन आता है कि हरियाणा का पेरिस किसको बोलते हैं, हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का पेरिस जो है ना, वो करनाल को ही बोलते हैं। हरियाणा में धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो धान का कटोरा भी करनाल को ही कहा जाता है। आपने ये बात भी नोट कर लेनी है, याद रखना। अब जो अंबाला है इसको मिक्स सिटी बोल दिया। हिसार को क्या बोलते हैं? इसे मैग्नेट सिटी के नाम से इसको जानते हैं, कि मैग्नेट सिटी किसे कहा जाता है? हिसार को। स्टील सिटी भी किसे कहा जाता है? हिसार को ही कहा जाता है। ठीक है ना। इस्पात सिटी भी किसे कहा जाता है? इस्पात सिटी भी हिसार को ही कहा जाता है। तो ये बातें आपने अच्छे से नोट कर लेनी है हिसार के बारे में। हरियाणा का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे गर्म जिला पूछे या हरियाणा का सबसे ठंडा जिला पूछ लेना, तो भी कौन सा रहेगा? अपना हिसार डिस्ट्रिक्ट ही रहता है। तो याद रखना कि हरियाणा में किस जिले में धान का कटोरा, ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? डी हमारा करेक्ट है। अभी यहाँ से MP कौन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है, ये आपने कमेंट करके मेरे को बताना है, क्योंकि हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं और 10 में से एक सीट कौन सी आती है? अपनी करनाल की आती है। और करनाल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है, और वो भारत सरकार के अंदर मंत्री भी है। तो आपने बताना है कि वर्तमान में हरियाणा से करनाल से MP कौन है या करनाल सांसद कौन है। ठीक है,
तो यहाँ तक स्टूडेंट कर लेना इस क्लास को। उम्मीद करूंगा कि ये क्लास आपको बिल्कुल बढ़िया समझ में आई होगी, अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी को बनाए रखे होंगे और आप इसके नोट्स भी बना रहे होंगे। तो आने वाली जो नेक्स्ट क्लास है, कुछ ऐसे क्वेश्चन हम और लेकर के आएंगे, यानी मैं चैप्टर के हिसाब से क्वेश्चन बना रहा हूँ ताकि आपको ये लगे कि बिल्कुल बढ़िया वाले क्वेश्चन यहाँ पे चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि टाइम पास चल रहा है ना। तो करना क्या होता है, अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ते रहो। लगे इस क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट छोड़ दिया करो, आपको रिप्लाई का मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक बाय बाय, टेक केयर।